साउथ फिल्मों की एक एक्ट्रेस जिसका नाम टीसा शर्मा होता है, उसने 11 मई 2026 को अपनी सहेली को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डाला और मैसेज में लिखा उसने कि मैं फंस गई हूं, तुम मत फंसना। ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही वक्त आएगा तो तब बात करूंगी। ये मैसेज उसने 11 मई 2026 को किया। उसके अगले ही दिन वो ब्यूटी पार्लर जाती है और ब्यूटी पार्लर जाने के बाद जब वापस लौट कर आती है तो रात के 10 बजकर करीब करीब 5 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ को फोन करने के बाद कहा कि अब सही नहीं हो रहा है। इतना कहने के बाद इससे पहले कि कुछ और बात कर पाती या अपने मन की बात कह पाती, इसी बीच में उसका पति आ जाता है और फोन कट जाता है। फोन जब कट जाता है तो माँ ने अपनी बेटी को कई बार कोशिश की कि ताकि उससे बातचीत हो जाए, लेकिन माँ और बेटे की बातचीत हो नहीं पा रही थी। करीब करीब रात के जब 10 बजकर 20 मिनट के आसपास का वक्त हो जाता है, तभी सास का फोन आता है। सास कहती है कि बेटी को यानी कि बहू को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, हम लोग इसको लेकर सीधा एम्स में जा रहे हैं और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस इतना था कि परिवार के लोग एम्स जरूर जाते हैं, लेकिन बेटी जब जहां चली जाती है वहां से कोई भी इंसान लौटकर वापस आता ही नहीं है। अब उसके बाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसी साउथ की एक्ट्रेस जिसने कई फिल्मों में काम किया, उसकी पूरी कहानी ये वायरल होने लगती है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने लगता है। सास रिटायर्ड जज होती हैं, लेकिन रसूख कम नहीं होता रिटायरमेंट के बाद भी। आखिरकार इस लड़की के साथ जो एक्ट्रेस होती है, जब बहू बन जाती है, क्या हो जाता है उनके साथ, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली टीसा शर्मा, जो कि पेशे से वो शुरुआत में उन्होंने बीबीए की पढ़ाई की, उसके बाद फिर उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की और इसी पढ़ाई के दौरान ही उन्हें महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है और यह मौका मिलता है मिस पुणे चुने जाने का। मिस पुणे चुने जाती हैं। अपने परिवार को जब खुशखबरी देती हैं तो परिवार के लोग एकदम गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और इसके बाद ही इस लड़की के मन में आया कि क्यों ना अपनी मॉडलिंग में भी किस्मत आजमा जाए, क्योंकि वो मिस पुणे जब चुनी जाती हैं तो मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाने लगती हैं और मॉडलिंग में भी उनको अच्छे खासे अवसर मिलने लगते हैं, ऑफर मिलने लगते हैं। इसी बीच में मॉडलिंग भी कर रही थी और साउथ की फिल्मों में उनको काम करने का अवसर मिल जाता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि उन्होंने एक के बाद एक लगभग 4 फिल्मों में काम कर लिया था और 4 फिल्मों में काम करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो रुख था, अपना जो एरिया था, बदल दिया। यानी कि अब वो कॉरपोरेट मैनेजर के पद पर भी रहने लगती हैं और दिल्ली सहित कई जगह पर उन्होंने या मुंबई उन्होंने काम भी किया। इसी बीच में शादी की उम्र होने लगती है। जब शादी की उम्र होने लगती है तो परिवार, रिश्तेदार, जानकार सभी कहने लगते हैं कि भाई शादी कब करोगी, कैसे, क्या कहीं कभी बात तो नहीं चल रही है। तभी टीसा शर्मा कहने लगती है कि हाँ शादी कर लूंगी। और वो वक्त भी आ जाता है, साल 2024 की बात है। मैट्रिमोनियल साइट पर उन्होंने अपनी प्रोफाइल डाली हुई थी और इसी प्रोफाइल के डालने के बाद ही उनकी प्रोफाइल एक दूसरी प्रोफाइल से टक्कर हो जाती है, यानी कि आमने सामने पड़ जाती है। और जब इधर से भी प्रोफाइल देखी जा रही थी लड़की की तरफ से भी और उधर लड़के की तरफ से भी प्रोफाइल देखी जा रही थी। लड़का होता है मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कटारा हिल होता है, कटारा हिल्स, और कटारा हिल्स में ही बाग मुगलिया एक जगह लगती है। वहां का रहने वाला समर्थ सिंह होता है, जो कि पेशे से क्रिमिनल लॉयर होता है और जिसकी माँ पेशे से रिटायर्ड जज होती हैं, जो फिलहाल जिला उपभोक्ता फोरम बैच 2 की अध्यक्ष भी होती हैं। अब जैसे ही इस परिवार के बारे में आपस में दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इधर से टीसा शर्मा बातचीत कर रहे हैं और उधर से समर्थ सिंह बात कर रहे हैं, जो कि पेशे से वकील होते हैं। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दूसरे को समझने के लिए लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। जब एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तभी दोनों एक दूसरे के अपने अपने परिवार से बातचीत करते हैं। और परिवार से बातचीत करने के बाद कहते हैं कि एक लड़की है, उधर वो कहता है कि लड़का है। आपस में एक दूसरे को देखने की बात आती है। परिवार वाले जब एक दूसरे को देखते हैं तो देखने के बाद इस रिश्ते के लिए हाँ भी भर देते हैं, यानी कि मंजूरी मिल जाती है। और जब मंजूरी मिलती है तो वो वक्त भी आ जाता है और वक्त आता है 12 दिसंबर 2025। 12 दिसंबर 2025 को धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों ही परिवार के जो जिम्मेदार लोग थे सब शामिल होते हैं, रिश्तेदार शामिल होते हैं। एक माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए जो भी बन पड़ता है, जो भी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जो भी अपनी बेटी के दहेज दान में देने की कोशिश करते हैं, हर माँ बाप ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। टीसा शर्मा के माँ बाप ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की थी कि अपनी बेटी के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेहमानों की खान पीन की व्यवस्था हो या फिर उनके दहेज की व्यवस्था हो, इसमें गाड़ी हो या नगद हो, जो भी था उन्होंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की। जबकि जो सामने वाला जो परिवार है वो खुद में अपने आप में एक मजबूत है, रसूखदार लोग हैं। ये दिसंबर में शादी होती है, दिसंबर 2025 में। जनवरी 2026 तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे क्या ये जोड़ी बहुत ही परफेक्ट जोड़ी है। लेकिन जैसे ही
फरवरी का महीना आता है। फरवरी के महीने के बाद इन दोनों के अंदर कुछ मनमुटाव की स्थिति पैदा होने लगती है और स्थिति कुछ ऐसे हो जाती है कि वक्त के साथ जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, अभी शादी को ठीक से 5 महीने का वक्त भी नहीं हुआ था कि और पति का भी रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। इस लड़की ने 11 मई 2026 को अपने सहेली को एक मैसेज किया और मैसेज करने के बाद अपनी जो व्यथा थी, अपनी परेशानी थी, वो बताना शुरू कर दिया कि मैं तो फंस गई हूं, लेकिन तुम मत फंस जाना। अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूं, बात नहीं कर पाऊंगी, जब मौका होगा तो तुमसे मैं बात कर लूंगी। यानी कि अगर सहेली चाहती तो शायद अंदर की बात निकलवाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन शायद उसको ऐसा मौका ही नहीं मिला। टिशा शर्मा को जब मौका नहीं मिलता है, अब अगली तारीख आती है 12 मई 2026 की रात को। माँ और बेटी की बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि बेटी भी अपने मन की, अपनी दिल की बात करना चाहती थी, लेकिन फिर वो मौका मिलता नहीं है। उसके बाद फिर खबर लगती है कि वो मर चुकी है। जैसे ही उस लड़की के मरने की खबर लगती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार के लोग नोएडा से सीधा भोपाल की तरफ रुख करते हैं और 13 मई 2026 को नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि कटारा हिल्स में पहुंच जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि साहब, ये सामान्य मौत नहीं हो सकती, बल्कि हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसकी हत्या हुई है। आप इसमें मामले में एफआईआर दर्ज कर लीजिए। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो कर दीजिए। जब परिवार वालों ने कई घंटे तक मशक्कत की, लेकिन पुलिस स्टेशन में उनकी कोई सुनवाई होती नहीं है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने इस बीच में इंस्टाग्राम की जो चैट थी और भी कई सबूत थे वो दिखाने की कोशिश की, पूरी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शायद शुरुआत में इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया। और नहीं लेने की वजह ये भी बताई जाती है कि जो लड़का है उसके वो अच्छा खासा एक वकील है और उसकी जो माँ है वो रिटायर्ड जज है और भी वर्तमान में भी वो किसी अच्छे पद से भी जुड़े हुए हैं। जब परिवार के लोग, पुलिस वाले सुनते नहीं हैं, तब 15 मई 2026 को भोपाल के एम्स से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि फंदे पर लटकने से दम घुटने के कारण इस लड़की की मौत हुई है और इसमें एक बेल्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उस बेल्ट को कोई आधार नहीं बनाया गया, उसको जरूरत महसूस नहीं समझा। लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो फिर परिवार वालों के अंदर गुस्सा भर ही रहा था और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने माना ही नहीं कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। अब जब डेड बॉडी को सुपुर्द करने का नंबर आता है तो जो मायके वाले पक्ष के लोग होते हैं वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि ससुराल पक्ष को यानी कि दूल्हे को किसी भी कीमत पर इसका शव मिलना नहीं चाहिए। वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने ये 17 मई 2026 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास बैठ जाते हैं और बैठकर फिर ये वहां पर अपनी बेटी के इंसाफ के लिए मांग करने लगते हैं। एक तरफ बेटी की इंसाफ की मांग कर रहे थे, इसी बीच में एक्स पर ये ट्रेंड करने लगता है जस्टिस फॉर टीसा। और जस्टिस फॉर टीसा के नाम से जब ये ट्रेंड करने लगता है, अब ये जो खबर थी अभी तक तो शायद भोपाल में या मध्य प्रदेश तक ही सीमित थी, लेकिन अब खबर ये पूरे देश भर में आग की तरह फैल जाती है कि एक पूर्व मॉडल जो कि फिल्मों में भी काम कर चुकी है, कॉर्पोरेट जगत से भी वो जुड़ी हुई है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, अच्छे खासे घर में वो गई थी, उस बहू की किसी ने हत्या कर दी। हत्या करने में अब किस किस का हाथ है, किसका नहीं है, बस इसी बात की निष्पक्ष जांच की मांग जब परिवार वाले करने लगते हैं तो फिर जनता का भी सपोर्ट इन परिवार को मिलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी। दोपहर के 3 बज जाते हैं, लगभग 2.5-3 घंटे के बाद जब ये मामला ट्रेंड करने लगता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ओएसडी को भेजा, कहा कि परिवार वालों को अंदर बुलाइए, अंदर बुला के बातचीत करिए, वो क्या चाहते हैं उनसे बातचीत करने के बाद फिर आगे का रास्ता सुझाइए। जब इस तरह की बात आती है तो ओएसडी ने फिर मुख्यमंत्री के माध्यम से बातचीत की और बातचीत करने के बाद एफआईआर का भी आश्वासन दिया। एफआईआर दर्ज हो जाती है और जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी परिवार के लोग कहते हैं कि हमारी 3 मांगे हैं। पति की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दिल्ली के एम्स में फिर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होनी चाहिए। भोपाल के एम्स में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हुई है, हमें इस रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। साथ ही जो भोपाल में केस दर्ज हुआ है, इस केस को ट्रांसफर करके आप या तो उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए या फिर दिल्ली भेज दीजिए, क्योंकि हम लोग यहां से पैरवी नहीं कर सकते। पैरवी करेंगे तो हम वहां से करेंगे, क्योंकि ये रसूखदार व्यक्ति हैं, रसूखदार लोग हैं। ये केस की दिशा को और दशा को बिल्कुल पूरी तरह से मोड़ सकते हैं और जो बेटी को इंसाफ मिलने वाला होगा तो बेटी को कभी इंसाफ मिल नहीं पाएगा। इधर जो टीसा शर्मा की सास होती है, सास ने अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर दिया था और जैसे अप्लाई करती हैं तो उनको जमानत मिल जाती है। और ये बात भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है, क्योंकि वो रिटायर्ड जज होती हैं और रिटायर्ड जज होने के साथ में उनको शायद इसका फायदा भी मिला था। इस तरह के परिवार के लोग आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिटायर्ड जज ने, जो अगर इसकी टीसा शर्मा की सास होती हैं, जिस तरह के इन्होंने अपना वहां पर पॉइंट रखे थे, उन्होंने कहा कि
कुछ इस तरह की बातें थी जिससे कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन जाता है। वो कहती हैं कि 9 दिसंबर 2025 से 12 मई 2026 तक ये ट्यूशा शर्मा करीब करीब 5 बार अपने मायके जाती हैं। मायके ही के साथ साथ वो और जगह भी जाती हैं। उनको नशा करने की बहुत बुरी तरह से आदत थी। अगर उन्हें नशा नहीं मिलता था ट्यूशा शर्मा को तो वो चिड़चिड़ी हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी, घर का माहौल एकदम से अजीब कर दिया करती थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। जब उनकी मौत हुई है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती हैं। इससे पहले भी उन्होंने अबॉर्शन करा लिया था। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं वो तो खैर एक तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि जब से ट्यूशा शर्मा प्रेग्नेंट हुई है तब से उनका सास के प्रति और अपने पति के प्रति जो रवैया था पूरी तरह से बदल जाता है। और एक दिन वो गुस्से में कहती हैं कि मुझसे महिला होने की जो एक्टिंग है अब मैं ज्यादा दिन नहीं कर सकती, मैं सबसे थक चुकी हूं, मुझे यहां रहना ही नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। इस बात की जानकारी ये ट्यूशा शर्मा के परिवार को भी दी जाती है, लेकिन परिवार ने शायद इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया। जिस तरह का रिटायर्ड जज ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए ये पॉइंट रखे उससे फिर सोशल मीडिया पर एक तरह की एक नई बहस भी शुरू हो जाती है। फिलहाल इस मामले की जांच उच्च स्तरीय हो रही है, लेकिन एक और आरोप लगाया जाता है। वो कहती हैं कि 17 अप्रैल 2026 को फ्लाइट से ये भोपाल से सीधा दिल्ली पहुंचती हैं। दिल्ली इन जाने के बाद ये 18 अप्रैल 2026 को अपने मायके पहुंचती हैं। जब हमने इनसे पूछा कि तुम 12 घंटे कहां पर रहीं, किसके साथ रहीं, तो उसके बारे में उन्होंने कभी बातचीत करी ही नहीं, बताया ही नहीं कि वो कहां रहीं कहां नहीं रहीं। परिवार के लोग सब जानते हैं, लेकिन ये मामला अब हाई प्रोफाइल हो गया है। एक तरफ रिटायर्ड जज से जुड़ा हुआ मामला है, वकील से जुड़ा हुआ मामला है, एक तरफ साउथ की पूर्व एक्ट्रेस से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है। इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा कराई जा रही है। इस मामले में क्या जो ससुराल पक्ष से आरोप लगाए गए हैं क्या वही सही हैं, या फिर जो मायके पक्ष के लोग कह रहे हैं क्या वही सही हैं, या फिर दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो परिवार के लोग बताने की या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते नूरुल होडा हैं, उनकी पत्नी है नस्बन खातून, इनकी शादी की सालगिरह है। साथ ही यास्मीन बानो हैं और उनके हस्बैंड हैं मोहम्मद सनोबर, इनकी भी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सत्यवीर सिंह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इसके अलावा डिम्पल गुप्ता बिहार से, रंजीत सिंह आरा बिहार से, मोइन मालेगांव महाराष्ट्र से, अनिल खाटियान लछेड़ा से, नदीम पवन लोधी लखनऊ से, कौसर जमाल मंसूरी चंपारण बिहार से, मेहताब आलम भागलपुर से, रितेश चौरसिया लखनऊ से, उजाला आसमा बिहार से, तुकाराम पाटिल महाराष्ट्र से, राशिद अरवाज दिल्ली से, विनय कुमार कासगंज से, डॉक्टर शने मोहम्मद अमरोहा से, मोहम्मद तौहीद मालेगांव से, शिशुपाल यादव दतिया से, रजा मुराद बेगूसराय से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की है। आप सब लोग अपने ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।